हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शाउन, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शम्मनपुर। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय में कक्षा 8 के लिए खनिज एवं धातु पाठ का सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और मित्रों, ये वादा है कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे आप अपना जीवन बदलने का काम करेंगे। पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो मित्रों, इसके लिए भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। बहुत आसान सा। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, जैसे हेमेटाइट, जैसे ग्रेनाइट, जैसे माइका आदि। ये मित्रों हमारे जो है खनिज होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मित्रों, अगला प्रश्न है, अयस्क किसे कहते हैं? मित्रों, प्रश्न है अयस्क किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं या कहते हैं। मित्रों, आओ देखते हैं अयस्क में कौन कौन से अयस्क हैं। मित्रों, जैसे कॉपर ग्लांस Cu2S, दूसरा है हेमेटाइट Fe2O3, तीसरा है बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, चौथा है ये जिप्सम को हम जिप्सम है CaSO4 मित्रों, जानने वाली चीज ये है महत्वपूर्ण, ये नोट ध्यान से पढ़ना है मित्रों। क्या है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? धातु कर्म से आप क्या समझते हैं? तो मित्रों, जवाब है अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। कितना आसान है। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रमुख चरण को लिखिए। तो मित्रों, आइए देखते हैं। अयस्क से, उत्तर है इसका, अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण। मित्रों, दूसरा है सांद्रित अयस्क का निस्तापन तथा भर्जन। मित्रों, तीसरा है परगलन। क्या है मित्रों? परगलन। और अंतिम है, चौथा है धातु का शोधन। अगला प्रश्न है, अयस्क को सांद्रण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो मित्रों देखते हैं, अयस्क को सांद्रण करने की जो विधियां हैं उन पे हम नजर डालते हैं। देखते हैं कौन सी विधियां हैं। नंबर 1, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नंबर 1 कौन सा है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नंबर दो चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क को सांद्रण के लिए दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। और मित्रों, तीसरा है फेन प्लावन विधि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो मित्रों, इसके लिए आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हों तो
अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग की जाती है। मित्रों अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो आइए देखते हैं मित्रों। उत्तर है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कब करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग कब करते हैं? तो मित्रों इसका जवाब है, जिन अयस्कों या अशुद्धियों में चुंबकीय गुण होते हैं उनमें अशुद्धियों को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है धातुओं, आइए प्रश्न पे नजर डालते हैं। धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। मित्रों हम कैसे जान पाएंगे ये धातु है, उसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उत्तर में है धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुण हैं। अभी निम्नलिखित भौतिक गुणों में हम लोग नजर डालते हैं एक एक पे क्रम से। पहला है सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, पारा द्रव होता है। अगला प्रश्न, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अगला गुण है धातुओं में चमक होती है। अगला पॉइंट है धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात चोट मारने पे वो बढ़ता है। अगला है धातुओं में तन्यता का गुण होता है। और मित्रों लास्ट में है अगला पॉइंट, सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सभी धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उपधातु किसे कहते हैं? अब तक हमने धातु पढ़ा, अधातु पढ़ा, लेकिन उपधातु किसे कहते हैं? आइए उनको देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन तत्वों को उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। अगला प्रश्न है, निष्तापन से आप क्या समझते हैं? तो मित्रों निष्तापन से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसमें है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निष्तापन कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना है, वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात वहां हवा ना हो और गलनांक से नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निष्तापन कहते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, भर्जन क्या है? भर्जन क्या है? आइए देखते हैं भर्जन क्या होता है। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मित्रों देखो एक दूसरे के ये विपरीत हैं। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, जबकि ठीक उसी का उल्टा निस्तापन कहते हैं। निस्तापन से आप क्या समझते हैं? तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थित में है तो यहाँ अनुपस्थित में उसके गलनांक से नीचे, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे उससे नीचे गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। मित्रों एक दूसरे के ठीक उल्टी चीजें हैं। याद करने के लिए टेक्निक जो होते हैं उसको यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त किसी एक भट्ठी के नाम लिखिए। तो आइए मित्रों हम लोग देखते हैं उस भट्ठी का क्या नाम है
जो सांद्रित अयस्क को निस्तारित करता है? तो मित्रों, सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त भट्ठी का नाम वात्या भट्ठी है। कौन सी भट्ठी? वात्या भट्ठी है, तात्या नहीं, वात्या भट्ठी है। आइए मित्रों आगे चलते हैं। प्रश्न है पिग आयरन क्या है? आइए देखते हैं पिग आयरन क्या होता है। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। अर्थात पिग आयरन क्या है? वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन है। इसका गलनांक कम होता है तथा यह भंगुर होता है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी द्रव धातु का नाम बताइए। तो मित्रों इसका बहुत छोटा सा और आसान सा जवाब है, किसी द्रव धातु का नाम जब आए तो हमें पारा याद रखना है। इसका संकेत Hg होता है। क्या होता है? Hg। मित्रों अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो मित्रों मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं का अगर नाम की बात करें हम, तो जैसा कि हम आपको पढ़ाते समय बताए थे, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली दो धातु सोना एवं चांदी हैं। सोना का रासायनिक सूत्र Au और चांदी का रासायनिक सूत्र Ag है। मित्रों अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीजन से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इनका ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया ना हो, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मित्रों अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इस पे नजर डालते हैं। प्रश्न है, आयरन के किसी एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मित्रों आयरन का जो अयस्क है वो उसका नाम हेमेटाइट है। क्या है? हेमेटाइट। और इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। Fe2O3। अगला प्रश्न है, मित्रों अगर ये प्रश्न को पढ़ना और इसको याद करना आसान लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है और आपके सहयोग से उनका बहुत कुछ सही हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को कोचिंग करने की सुविधा नहीं है। हम कोशिश करते हैं उनकी कोचिंग यहीं से हो जाए। मित्रों अगला प्रश्न है, धातुओं का संचारण क्या है? इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे मित्रों तो हम देखेंगे, कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की लाल भूरे रंग की तह जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को धातुओं का संचारण कहते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद एक लाइन में जानिए, जो लोहे में जंग लग जाता है उसी जंग को लगने की क्रिया को संचारण कहते हैं। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं? तो मित्रों जंग लगना अगर पढ़ना है तो हम यहीं से पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं लोहे के संचारण को जंग लगना कहते हैं। रासायनिक भाषा में जंग लगने को क्या कहते हैं? लोहे का संचारण या लोहे के संचारण को जंग लगना कहते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है लोहे तथा एल्युमिनियम में संचारण क्यों होता है? तो मित्रों इसका जवाब हम जब ढूंढते हैं तो पाते हैं, लोहे तथा एल्युमिनियम में संचारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनाने के कारण होता है। फिर से देखिए, लोहे तथा एल्युमिनियम में
संक्षारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। धातुओं को क्षरण से बचाने के उपाय लिखिए। धातुओं को क्षरण से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। आइए मित्रों एक एक पे नजर हम लोग डालते हैं। पहला है धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। तो पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, धातुओं पर पेंट का लेप चढ़ाकर बचाया जा सकता है मित्रों। इसका दूसरा उपाय है ग्रीस या तेल लगाकर, धातुओं पर ग्रीस या तेल लगा करके उन्हें क्षरण से बचाया जा सकता है मित्रों। इसका तीसरा उपाय है धातुओं को बचाने के लिए मिश्र धातुएं बना करके उसको क्षरण से बचाया जा सकता है मित्रों। इसका चौथा पॉइंट है गैल्वेनीकरण करके धातु चढ़ाना, अर्थात गैल्वेनीकरण से धातुओं को बचाया जा सकता है क्षरण होने से। और अंतिम है मित्रों विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी जो है धातुओं को क्षरण से बचाया जा सकता है। ये इसके 5 मुख्य उपाय हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं मित्रों, आइए देखते हैं मिश्र धातु क्या होती हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या ये नहीं याद हुआ तो इसको जानिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। बस छोटा सा उदाहरण, छोटे छोटे हैं बच्चों, ध्यान दोगे आसानी से होगा। अगला प्रश्न है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। अब ऑक्सीजन की क्रिया से अभिक्रिया को उदाहरण सहित देना है। तो आइए देखते हैं धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया में क्या होता है मित्रों। ये देखिए उत्तर यहाँ है। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, इतना याद रखना है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम उदाहरण के रूप में 2 धातु ले रहे हैं, सोडियम धातु तथा पोटेशियम धातु। कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो आइए पहले हम लोग सोडियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? सोडियम ऑक्साइड को। तो हम लोग लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में मित्रों हम देखते हैं हमारे पास 4 अणु कौन से हैं? सोडियम के। और ये क्रिया किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। कमरे के ताप पर कहाँ क्रिया कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। और हमको मिल क्या रहा है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सोडियम ऑक्साइड 2Na2O हमको मिल रहा है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब हमको 2 उदाहरण देना है। तो पहले तो हम जानते हैं कि जल की अभिक्रिया से क्या बनाते हैं। तो जब हम देखते हैं तो लिखते हैं कि सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब इनको हम स्पष्ट कैसे करेंगे? आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने क्या किया? 2 सोडियम लिया। अभी ऊपर वाले में हमने देखा था क्या लिया था? 4 सोडियम। कितने सोडियम? 4। लेकिन अब हमने क्या लिया? 2 सोडियम लिया और 2 जल के 2 अणु लिए। और जैसे ही इन दोनों का हमने क्या कराया? क्रिया कराया। तो क्या हुआ? हमें 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुए और इसके साथ साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस निकल रहा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अगले को देखेंगे मित्रों। इसी तरह से मैग्नीशियम लेते हैं और जैसे ही जल के साथ क्रिया कराते हैं तो मित्रों मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलता है। इस तरह से हमारा जो है आज का प्रश्न पूरा हुआ।
अगले पाठ को पढ़ाएंगे और फिर उसके सारे प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।